नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों के बीच में इस वर्ष से होने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है, जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना होगा, CUCET, उसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए आपके बीच में आए हैं। और आज हम विशेष तौर पर CUCET के बारे में ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान विषय का उसके अंदर एडमिशन प्रोसीजर किस प्रकार से होगा और राजनीतिक विज्ञान विषय से किस प्रकार के सवाल इस परीक्षा में आने की संभावना बनती है। यानी कि CUCET हमने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सेंट्रल एग्जामिनेशन टेस्ट, इसको हम CUET भी बोलते हैं। तो मित्रों, आज हम ये बारे में बात करेंगे। आपको देख पा रहा होगा कि हाउ टू क्रैक CUCET। देखो, CUET का जो एग्जाम है, पहले क्या होता था कि आपकी 12th में जितने मार्क्स आते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसीजर यही था कि आपको 12th में मान लिए 95% बनी है, तो उस 95% के बेस पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था। मान लीजिए कि दौलत राम कॉलेज ने अपनी परसेंटेज 98 रखी है और आपके 98 आ रही है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि हर कॉलेज अपनी अलग अलग परसेंटेज निर्धारित करती थी और उस अलग अलग परसेंटेज के आधार पर आप वहाँ पर एप्लीकेबल होते थे। अगर आपके 12th में 99% हो रहा है तो वहाँ पर आप सीधे उस कॉलेज में अप्लाई करते थे। जैसे कि आप हंसराज कॉलेज में कर सकते थे, आप किरोड़ीमल कॉलेज में कर सकते थे, आप यहाँ पर रामजस कॉलेज में कर सकते थे। तो ये वहाँ पर ये एक सिस्टम था और उस सिस्टम के तहत होता था। तो मित्रों, इस पर एक समस्या ये आ रही थी कि इस बार से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक विवाद पैदा हुआ और वो विवाद ये था कि भाई कई बोर्ड जो हैं अपने बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं 12th में, और उस ज़्यादा मार्क्स की वजह से वो बच्चे सीधे के सीधे क्या हो जा रहे हैं, आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में कब्जा कर पा रहे हैं। इससे जो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं और जो बोर्ड स्ट्रिक्ट वहाँ पर एग्जामिनेशंस प्रोसेस को रखते हैं, वह उनके बच्चे इसमें नहीं आ पा रहे थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी इस बार अपने आप को CUET के तहत रजिस्टर करवा लिया। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार की प्रक्रिया की बात की गई है, जहाँ पर बच्चों को इंट्रेंस बेस्ड एडमिशन मिलेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस बार 2022 के पैटर्न में इस प्रक्रिया में जाने का प्रयास कर रही है। एक स्पष्ट गाइडलाइन के साथ अभी आपके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और जुलाई के अंदर आपका एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद में आपको उस एग्जाम में आए हुए नंबरों के माध्यम से ही इसमें आपको एडमिशन होगा। तो इस बार कहीं ना कहीं पूरी की पूरी प्रक्रिया को मेरिट में बदलने का प्रयास किया गया है। अब आपके ये मायने नहीं रखते अगर आपके 12th में 45% भी है और CUET के अंदर मान लीजिए आपने नंबर प्राप्त कर लिए 75% और वह आ रहा है, तो आपका CUET में प्राप्त किए गए नंबर मायने रखते हैं, ना कि आपके 12th में मायने रखते हैं। तो यहाँ पर 12th की जो प्रासंगिकता थी या 12th के मार्क्स का जो रिलेवेंस था, उस रिलेवेंस को यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास किया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि अब हम सिर्फ मेरिट पर आधारित रहेंगे। तो इसका पैटर्न क्या है, हम थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शंस। यहाँ पर 4 सेक्शंस आपको दिए गए मित्रों। इन 4 सेक्शंस में से आपको बताया गया है कि जो पहला सेक्शन होगा वह पहला 1A और 1B लैंग्वेज का होगा। 13 डिफरेंट लैंग्वेज हैं और 19 डिफरेंट लैंग्वेज है, उनमें से आपको 50 सवाल मिलेंगे
और 50 में से आपको 40 सवाल करने होंगे और इन 40 सवालों को करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल लिटरेसी, लिटरेरी और नैरेटिव। तो ये सारे एप्टीट्यूड, वोकेबलरी, ये सारी चीजें इसमें आएगी। तो याद रखना कि लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहेंगे 40 और उसके लिए समय मिलेगा 45 मिनट। तो पहले सेक्शन में आपको 19 लैंग्वेज सेक्शन 1B में दी है, 1A में 13 लैंग्वेज दी है। इनमें से आपको चूज करना है और चूज करने के बाद में आपको वहां से 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है 45 मिनट में। सेक्शन बी आपका डोमेन रहेगा। डोमेन का मतलब कि आप एडमिशन किस में लेना चाहते हो। आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में लेना चाहते हो, आप हिंदी में लेना चाहते हो, तो आपको फिर वहां से हिंदी से सवाल आएंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में लेना चाहते हो तो आपके पॉलिटिकल साइंस से सवाल आएंगे। इसमें भी मित्रों 50 सवाल आपको मिलेंगे, उसमें से 40 आपको करना होगा और 45 मिनट का समय यहां पर भी है। यहां पर भी 45 मिनट का समय आपको दिया गया है। 40 क्वेश्चन लैंग्वेज के चूज करना है, 50 में से 40 क्वेश्चन ही डोमेन सब्जेक्ट के आपको चूज करना है। 50 में से 45 मिनट के आपके ये सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन होगा जनरल टेस्ट का, जो आपको वहां पर 75 में से 60 सवाल करने होंगे और 60 मिनट का वहां पर आपको समय मिलेगा। मित्रों सारे के सारे सवाल जो होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे और ये देखने का प्रयास किया है कि जनरल सेक्शन के अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एल्बेरा, मैथमेटिक्स, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, यानी यहाँ हम सामान्य भाषा में कहे तो वह सारे सवाल आपको 60 यहाँ पर चूज करने पड़ेंगे। जो मेंटल एबिलिटी के आते हैं, जो करंट अफेयर के हैं, जो SSC के अंदर या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो वहाँ पर पहला पेपर जैसे आता है वैसे ही आपको यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव नज़रिए से ये देखना पड़ेगा कि आपको जनरल नॉलेज कितना है, आपका सामान्य ज्ञान कितना है। तो यहाँ पर 60 मिनट का ये हो जाएगा। मित्रों ये टोटल आपका जो मिनट हो रही है वह 150 मिनट हो रही है और 150 मिनट में आपको करने होंगे 140 सवाल, यानी सामान्य भाषा में कहे तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा और 2.5 घंटे में आपको 140 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, जो 3 कैटेगरी में बटे होंगे। पहली लैंग्वेज के सवाल आएंगे, भाषा आपको चूज करना होगा, उसके बाद आपके डोमेन सब्जेक्ट के सवाल आएंगे, उसके बाद आपके जनरल टेस्ट जो होगा उसके सवाल आएंगे और इससे आप लोगों का पूरा पेपर ये पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम समझे तो ये आपका जो पेपर होगा वह 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा और उस 2.5 घंटे के पेपर में आपको मित्रों 140 सवालों का जवाब देना है और उन सवालों को आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद आपका इसी से मेरिट बनेगी। तो ये एक प्रक्रिया आपने देखी। अब आप देखिए कि राजनीतिक विज्ञान का क्या प्रोसीजर है, यानी राजनीतिक विज्ञान में सवाल कहाँ से आएंगे और अगर कोई बच्चा राजनीतिक विज्ञान विषय में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो किस पैटर्न से लेगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस सब्जेक्ट का प्रभाव यहाँ पर 40 क्वेश्चंस के साथ घटा दिया गया है। आप देखिए 100 क्वेश्चंस का प्रभाव तो आपका लैंग्वेज, भाषा और जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान यहां से आ गया। यानी कि आपके पास सामान्य ज्ञान का प्रभाव रहा, सामान्य ज्ञान में आपका अच्छा लैंग्वेज रहा तो आपको फिर वहां पर इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस 40 सवाल का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यहाँ पर दोनों का है। लेकिन फिर भी हम राजनीतिक विज्ञान विषय की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वो कौन सी प्रक्रिया को फॉलो अप करना चाहिए जिससे कि आप बेहतर तरीके से राजनीतिक विज्ञान विषय को आसान कर लें।
तो हमने फिर इसके लिए काम किया और हमने सोचा, तो मैं आप लोगों को सीधा सीधा कहूँ कि ये 40 सवाल को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी आप उठा लीजिए, और एनसीईआरटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस की 9th से लेकर 12th तक की आप ले लीजिए। फिर भी मैं कहूँगा 9th से 12th नहीं ले रहे हो तो 10th से लेकर 12th तक ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, आपको एक भी सवाल बाहर से नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा प्रयास यही रहेगा कि इसी से क्वेश्चंस आएंगे। और फिर भी आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से ही आपको एमसीक्यू मिलेंगे। यानी ये 40 सवालों की जिम्मेदारी हम आपकी ले रहे हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि 40 घंटे की क्लास हम आपको सीयूसेट पे इस पर देंगे। पूरे के पूरे जून महीने में 40 घंटे की क्लास हम यहाँ पर देंगे। ये क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं देना होगा। और राजनीतिक विज्ञान विषय के इन 40 सवालों को आपके बीच में रखने का प्रयास हम करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको ना आए। तो राजनीतिक विज्ञान विषय की जो भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक ये सूचना आप लोग पहुँचा दीजिए कि एमजी अध्ययन पॉइंट आपके बीच में आ रहा है। एमजी अध्ययन पॉइंट ने ये प्रक्रिया रखी है और एमजी अध्ययन पॉइंट ये चाहता है कि इससे आप लोग कुछ सीखे, आप लोगों की प्रक्रिया, आप लोग इसको बेहतर तरीके से कैसे एडजस्ट करेंगे। तो मित्रों, हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो इसमें दिया गया है सीयूसेट की वेबसाइट पर दिया गया है, उसको हमने उठाया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये दोनों ही किताबें 12th की है और 12th की किताबों को यहाँ पर रखा गया। तो देखिए कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस यहाँ पर दिया हुआ है, जनरल इलेक्शन, नेचर ऑफ कांग्रेस, नेशनल लेवल, अनइवन डोमिनेंस इन द स्टेट लेवल, कोएलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस, मोर क्वेश्चन। तो यहाँ पर सवाल पूछ लेंगे कि बीजेपी की स्थापना कब हुई, या सवाल आ जाएगा कोएलिशन सबसे पहले भारत में कब बना, या वन पार्टी डोमिनेंस किसने कहा, रजनी कोठारी ने कहा था। तो ऐसे सवाल आपको एमसीक्यू बेस्ड पर यहाँ पर मिलेंगे। नेशनल बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, तो इसमें नेशनल बिल्डिंग से संबंधित जो भी थे, कैसे नेशनल बिल्डिंग की गई, कितनी रियासतें थी, कैसे सरदार पटेल का योगदान था। पॉलिसी एंड प्लान डेवलपमेंट, इसमें कौन कौन से 5 ईयर प्लान थे, 5वें 5 ईयर प्लान का मुख्य फोकस क्या था, 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुए, इसमें कब रुकावट आई, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछेंगे। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, पंचशील क्या था, पंचशील कब हुआ था, पंचशील के क्या प्रभाव थे, 1962 का युद्ध कैसे हुआ, 1965-71 के युद्ध के क्या परिणाम रहे, क्या क्या कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदली। फिर आएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस सिस्टम जो डिस्ट्रॉय होने लग गया था 1967 में, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कौन थे, इंदिरा गांधी ने कैसे जीता, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कैसे आया, ब्यूरोक्रेसी में जिस प्रकार से आपातकाल कब लगा, गुजरात के दंगे जैसे हुए, बिहार में मूवमेंट कैसे हुआ, इमरजेंसी का प्रभाव क्या रहा, जनता पार्टी कैसे उभरी, लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे बने, जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन उस समय बने थे, रीजनल एक्सप्रेशंस एंड कन्फ्लिक्ट कैसे हो रहे थे, अलग अलग राज्यों में डिमांड कैसे बढ़ रही थी, न्यू सोशल मूवमेंट कैसे बढ़ रहे थे, उसके बाद डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स कैसे आई हैं, रिसेंट इश्यू ऑफ चैलेंजेस कैसे हैं, कि ओबीसी का रिजर्वेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन की पॉलिटिक्स क्या है। तो मैं कह रहा हूँ ये किताब को आप पूरा पढ़ लोगे तो इसी के सारे एमसीक्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरा जो पोर्शन यहाँ पर सीयूईटी में दिया है वह दिया है आप लोगों को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें दिया है कोल्ड वॉर किन किन के बीच में हुआ था, कौन कौन से ब्लॉक बने थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट में कौन कौन सा देश शामिल नहीं था, कहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ था, कोल्ड वार कैसे ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे हुआ, कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी कैसे हुई, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, यूएस डोमिनेंस कैसे बढ़ा, अल्टरनेटिव सेंटर्स कैसे बने, आसियान क्या है। तो यहाँ से भी एमसीक्यू ये सारे के सारे रहने वाले हैं। तो हमारा पूरा का पूरा प्रयास यही है कि इन 40 सवालों में आपको बहुत आसानी से हम ला दें। 40 घंटे की क्लास जिसमें से 20 घंटे थ्योरेटिकल क्लास, आपको ये बताना एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस क्या है, कैसे काम किया, कौन कौन से क्या है, और 20 घंटे की क्लास में आपको हम एमसीक्यू के सॉल्यूशन कराए, एमसीक्यू को एनालाइज कराए। लगता है कि इन 40 घंटों के बाद में मुझे लगता नहीं कि कोई भी सीयूईटी, मेरा जो अनुभव कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कोई भी सीयूईटी आपको इससे बाहर नहीं आएगा। इतना मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इतना प्रयास हमारा रहेगा।
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारा ये, कोई भी आपको पैसा यहाँ पर नहीं देना है, लेकिन आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाना है ताकि उन तक भी इसका फ़ायदा पहुँच पाए। हमारा पूरा का प्रयास CUET को आपके तक आसान भाषा में पहुँचाने का प्रयास रहेगा। मित्रों देखो, हम कितनी भी मेहनत कर लें या कोई भी कितनी भी हार्ड वर्क कर ले, वो परिणाम जब तक नहीं आएगा जब तक हम खुद मेहनत नहीं करें। अब ऐसा नहीं है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं आप बोले छोड़ो, तो आपको करना है। तो देखो मैंने पहले ही कह दिया कि इन 100 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 60 क्वेश्चंस पे तो कमांड बनानी होगी। इन 40 क्वेश्चंस की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, इन 60 क्वेश्चंस को आपको करना होगा। जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर यह भी देखना है कि करंट अफेयर, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित करंट अफेयर जो भी होगी, उन करंट अफेयर को आपको यहाँ पर सोल्व करना होगा। तो यही है कि हम करंट अफेयर को भी आपको करवा देंगे। 2 घंटे की क्लास करंट अफेयर की हम ले लेंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित न्यू क्वेश्चंस अभी बन रहे हैं जो CUET के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे, हम उनको भी आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यही है कि आपको जुड़ना होगा। और कहे गए हैं कि जब तक हम अपने आप को रातों में जगाएंगे नहीं, तब तक हम अपने सपनों के करीब नहीं पहुंच सकते, अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आप सब वह बुलंद आवाज़ हो, वह बुलंद हौसलों का वह परिणाम हो कि आप अपनी मेहनत से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट से एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी होंगे। और हमारी टीम और हम भी आप लोगों के इस प्रयास में भागीदार बनने का पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमसे आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। अभी हम एक रूपरेखा बनाएंगे और उस रूपरेखा के बाद हम बोल रहे हैं जून से आपको रेगुलर बेसिस पे 1 जून से लेकर 30 जून तक आपको रेगुलर बेसिस पर CUET की 40 घंटे की क्लास का वादा हम पूरा करेंगे। 40 आवर्स जो क्लास हमने रखा है वह हम वादा आपसे पूरा करेंगे। लेकिन आप लोग हमसे वादा करें कि आप हमारे साथ इस प्रकार से जुड़ेंगे कि आप इस 40 सवालों को करने के बाद में फिर हमारा जो प्रयास रहेगा कि जो 60 सवाल जनरल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर हैं वहाँ से भी हम आप लोगों के बीच में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि CUET का ये पैटर्न आप लोगों को समझाने में हमारी टीम और हम सफल हुए हैं। लेकिन यही है कि राजनीतिक विज्ञान विषय के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप आज ही NCERT को एक बार पढ़ डालिए, NCERT को आप पढ़ डालिए 11th और 12th की को, और 11th और 12th की NCERT को पढ़ने के बाद में मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा दिक्कतें आपको आने वाली हैं, कुछ भी नहीं आने वाली। उसके बाद 40 घंटे की क्लास हमारी देख लीजिएगा और निसंकोच होकर फर्स्ट पेपर पर आप काम करना प्रारंभ कर दीजिए। फर्स्ट पेपर पर भी कुछ वीडियोज हम जल्दी आप लोगों के बीच में लाएंगे। लेकिन आप लोगों का यही है कि आप NCERT उठा लीजिए 11th की और 12th की, पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटी की और राजनीति शास्त्र की, और उसको एक बार रिवीजन कर दीजिए। उसके बाद हमारा लेक्चर जैसे आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि आप तो बहुत कुछ आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है। और CUET की इस यात्रा के अंदर आप लोग बड़े स्वागत तरीके से आएंगे, एंट्री करोगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पोजीशन को बरकरार रखेंगे। मित्रों, ये था आपका MG अध्ययन पॉइंट। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम जल्दी ही अपने किए हुए वादे के मुताबिक आपके बीच में आएंगे। हमारे इस YouTube चैनल पर हम इसी के साथ UGC नेट पॉलिटिकल साइंस और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट हैं, IR, अन्य सब्जेक्ट्स के कुछ वीडियो डालते रहते हैं जो आप लोगों के लिए आसान साबित होते हैं। हम आशा करते हैं कि हम ऐसे ही आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।